विधानसभा चुनाव में हवा का रुख क्या पड़ रहे हैं, किस तरफ बह रही है हवा, किसको ये मजबूत मान रहे हैं, किसका दावा मजबूत मान रहे हैं, उस हिसाब से वो अपना वोट डालेंगे। सर नहीं, इसमें थोड़ा सा समझना है। समीर ने बहुत अच्छे से बात की और हमारे समीर साहब भी उसको महाराष्ट्र को समझते, दोनों समीर ने महाराष्ट्र को समझा दिया। लेकिन इसको थोड़ा सा एक और अलग तरीके से समझना पड़ेगा कि ये जो वोट आपने पार्टी वाइज किए तो उसमें तो सभी हार रहे हैं आपकी गणित में, है ना। लेकिन ये गठबंधन का चुनाव हो रहा है, तो महाविकास अघाड़ी के पास 3 वोट एक्स्ट्रा हैं। महाविकास अघाड़ी के पास यदि 69 कैंडिडेट वो उनको वोट चाहिए तो 4 वोट, 3 वोट एक्स्ट्रा है। हाँ, और जो महायुति है मतलब सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको 4 वोट की जरूरत है। कुल मिलाकर मोटी बात तो ये है। अब उसको किस तरह से वो डिफरेंस कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा गड़बड़ किया है, गड़बड़ मतलब ये जो एक्सरसाइज की है 11 के, यदि 11 कैंडिडेट होते तो चुनाव भी नहीं होता, आराम से हो जाता। लेकिन महाविकास अघाड़ी के सामने एक परेशानी का सबब बनाने के लिए महायुति ने, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उन्होंने एक कैंडिडेट और खड़ा कर दिया। हाँ। अब उसके लिए एक मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के 5 कैंडिडेट में से किसी को मुश्किल हो रही है, शिंदे साहब को कुछ हो रही है। अजीत पवार के एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा होगा तो उसको मुश्किल होगी। अब उस 4 में से कैसे आता है, या फिर प्रेफरेंशियल वोट्स को किस तरह से उन्होंने मैनेज किया कि वो कैंडिडेट को निकाल लें। लेकिन वो एक कैंडिडेट ऐसे तो जीतेगा नहीं, या तो वो वहां पर हारेगा उनका अजीत पवार का, या फिर इधर से महायुति से कैसे होता है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये वोटिंग होगी। राज्यसभा का आपने जिक्र किया, यहाँ पर केवल एक फर्क है कि राज्यसभा की वोटिंग के वक्त आपको वोट डालते हुए अपना जो वोट है पोलिंग एजेंट को दिखाना होता है, अपनी पार्टी के एजेंट को। अच्छा, यहाँ नहीं दिखाना, तो ये एक तरह से सीक्रेट बैलेट है। सीक्रेट है। राज्यसभा में तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। आपने वोट डाला तो आपको जो आपकी पार्टी का पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है उसको दिखाना होता है। तो वहाँ रिस्क उसी समय हो जाता है साफ साफ बात की क्या हो रहा है। जो आप उद्धव जी का जिक्र कर रहे थे समीर साहब, वो इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे सीक्रेट बैलेट है। और वो डालने के बाद अब जब लगेगा रात को ही झटका लगेगा, रात को शाम को ही लगेगा, जब तक 4 बजे तक वोटिंग है। अब तो खेल वैसे हो ही गया पूरा का पूरा काफी। तो अब शाम को पता पड़ेगा कि क्या हो रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता नहीं है कि मतलब इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है नहीं। क्योंकि अभी जब सारे गणित देखते हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं ना कि गठबंधन लड़ रहा है, लेकिन असली लड़ाई तो यही है कि गठबंधन में ही तो छेद करना है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे देखें तो गठबंधन क्या सारे वोट, चूंकि इसमें वोट एलोकेट किए जाते हैं, एक प्रत्याशी के साथ नत्थी कर दिया जाता है। तो भैया तुम इतने लोग, ये 23 लोग उनको देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट देंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या सारे भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी बचाने के लिए सब में सहमति बन पाई है? क्या जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि जो एक अंदर खाने, जिसको हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का प्रत्याशी कुछ लोगों से ले सकता है, क्या उसने अपना कुछ नहीं खेल हर कैंडिडेट अपनी भी तो समर्थन जुटाता है। मैं वही कह रहा हूं, अपना भी समर्थन जुटाता है। भाजपा को हम इसलिए मानते हैं कि उसके 5 पूरे के पूरे, सच बात यह है कि उसके भी तो कम है ना, 4 तो पक्के हैं, लेकिन उसके बाद उसके कम हो जा रहे हैं, 12 कम हो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं। हाँ, इसमें एक जरूर कमजोर कड़ी दिखती है, वो जो समीर जी भी कह रहे हैं और वो हम भी पहले दिन से मानते हैं, अजीत पवार एक कमजोर कड़ी है। और इसीलिए उनके जो 2 प्रत्याशी हैं, उनके दूसरे प्रत्याशी पर सबसे ज्यादा खतरा है। अब लेकिन जो महायुति है उसके लिए तो चुनौती यह है कि चुनाव में जाने से पहले वो पूरे के पूरे 9 के 9 जीत के दिखाएं। यानी अजीत पवार का जो प्रत्याशी है वो भी जीते और शिंदे के भी दोनों जीते, तो थोड़ा सा रोचक दोनों गठबंधनों में जिसका एक हारेगा, मतलब वो झेलेगा फिर, मतलब कि हारना। महाविकास अघाड़ी के लिए तो ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनके पास तो 3 वोट एक्स्ट्रा भी है। उसके बाद भी यदि उनका कैंडिडेट हार जाए तो ज्यादा रिस्क हो गई ना उनके लिए, महाविकास अघाड़ी के लिए। महायुति के पास तो वोट कम है ही, वो अपना वोट जिता ले या हार भी जाए तो भी समझ में आती है। चुनाव उसी में खेल होता है, जब आपके अपने एलोकेटेड वोट मिल गए तो जो द्वितीय वरीयता के वोट होते हैं वो आप उसको एलोकेट नहीं कर पाते, वो नहीं, मतलब उसी में लोग खेल करते हैं कि हमने ये दिया, उसका द्वितीय वरीयता वाला ये वाला किसी और को दे दिया, तो उसमें किसी और को दे दिया। और आमतौर पर इसी तरह से चाहे राज्यसभा हो या विधान परिषद, इसी में खेल होता है। रोहन, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये एमएलसी इलेक्शन में हमें विधानसभा इलेक्शन का क्या रुझान या क्या ट्रेंड मिल सकता है? मैं कहूँगा सौरभ कि जिस तरीके से लोकसभा से पहले आपने देखा हो मिलिंद देवरा आए, अशोक चौहान आए, जिस तरीके के कद्दावर नेता आए, और उसके बावजूद भी भाजपा की परफॉर्मेंस उतनी मजबूत नहीं रही। लेकिन फिर भी आज मैं आपको बता दूं कि 3 कांग्रेस के एमएलए हैं जिन्होंने जो संकेत दे रहे हैं कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का। आप लोग डिस्कस कर रहे थे अभी कि राज्यसभा में वोट दिखाया जाता है, यहाँ पे सारा सीक्रेट बैलेट होता है। बट आज सुबह जीशान सिद्दीक है, जगताप है और एक और विधायक हैं, इन तीनों ने पार्टी की मीटिंग अटेंड नहीं करी है 12:30 बजे के आसपास जो हुई, तो वोटिंग से पहले। नहीं, जीशान सिद्दीकी का तो मान सकता हूँ, भाई जगताप भी। हाँ, भाई जगताप भी।
तो जब 3 आप सोचिए कि विधायक जितेश भी हैं, और अगर 3 विधायक आपके सरासर सामने आके पार्टी की मीटिंग को बाईपास करते हुए जाते हैं, तो संकेत इंडिकेशन यही होते हैं कि 4 बजे हो या 5 बजे, जितने बजे भी रात को जब आएगा रिजल्ट, तो इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। क्योंकि सीक्रेट बैलेट का एक यही होता है। आप देखिए, आपको याद होगा कई बार यूपी में भी ये केस हुआ, राजा भैया ने सीक्रेट बैलेट वोटिंग करके अखिलेश को पछाड़ा था ऐसे। तो जब सीक्रेट बैलेट होते हैं, कुलदीप बिश्नोई ने किया था, आपको याद होगा चुनाव में हरियाणा में, तो सीक्रेट बैलेट का नुकसान भी है और सीक्रेट बैलेट के फायदे भी हैं। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अभी भी कांग्रेस कहीं यूनाइटेड नहीं है, तो कमजोर कड़ी जो अभी एनसीपी को बता रहे थे हमारे साथी, आप मुझे लगता है कि सिर्फ अजीत पवार के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, कांग्रेस पर भी है। आप सहमत हैं? देखिए, कांग्रेस को तकरीब इसलिए नहीं, कांग्रेस के पास 37 वोट है, 23 वोट चाहिए। और 4 जो विधायकों के जिक्र कर रहे हैं वो तो कांग्रेस मान के चल रही है, हमें नहीं है। कांग्रेस ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारे साथ नहीं है। कांग्रेस ने मान लिया कि 10 एक्स्ट्रा वोट हमारे पास रहेंगे। तो वो जो 4 विधायक है वो 3 महीने पहले से कांग्रेस मान के चल रही है कि हमारे साथ नहीं है, कोई टिकट मिलना भी नहीं है और वो जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट तो बहुत आराम से साठा जो है वो आराम से जीतेगी, क्योंकि 37 उनके पास है, 3 कम भी हो गए, 23 वोट चाहिए उनके पास, फिर भी 10 एक्स्ट्रा बचने वाले हैं। वो 10 सेकंड प्रेफरेंस में वो किसको ट्रांसफर करवाते हैं वो होगा, मुझे लग रहा है। और इसी स्थिति में इस समय अजीत पवार के साथ बड़ी समस्या है, क्योंकि अजीत पवार का बड़ा वोट बैंक विधानसभा चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले से अब एमएलसी इलेक्शन में सबने आपने अजीत पवार को कमजोर वोटी बताया है, और ये साबित भी हुए वो लोकसभा के इलेक्शन में। ऐसा क्या है अभी उनके साथ प्रॉब्लम? देखिए, अजीत पवार का समस्या है कि वो मतलब अपनी हट पे रहते हैं। अभी चुनाव में उनसे कहा गया था कि आप अपनी पत्नी को राज्यसभा मत भेजिए, आप किसी कार्यकर्ता को भेज दीजिए, पार्टी के संगठन के पदाधिकारी को भेजिए। वो अड़ गए कि नहीं, मेरी वाइफ लोकसभा चुनाव हार गई है तो मेरी नाक का सवाल है, मैं राज्यसभा भेजूंगा। पार्टी के विरोध के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को राज्यसभा भेजा। तो विधायक ये पसंद नहीं कर रहे हैं अजीत पवार जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, और अभी जिस तरीके से वोटिंग हुआ है पैटर्न कि बीजेपी के वोट मिले नहीं अजीत पवार को। मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार के विधायकों के पास डर है कि शरद पवार के साथ सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, उद्धव ठाकरे के साथ सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो हमें अगर विधानसभा चुनाव जीतना है बारामती के आसपास के क्षेत्र में, तो शरद पवार की हमें ज्यादा जरूरत है, अजीत पवार की जरूरत नहीं है। इस परिणाम ने मुझे लग रहा है कि कई विधायकों का झुकाव शरद पवार की तरफ कर दिया है, और इस चुनाव के बाद लगता है 5 से 7 विधायक अजीत पवार के शरद पवार कैंप में चले जाएंगे। और जिस तरीके से शरद पवार अजीत पवार को सबक सिखाने में जुटे हुए हैं, मुझे लग रहा है वे कोशिश करेंगे कि अजीत पवार का एक कैंडिडेट उसके अंदर हार जाए। और भारतीय जनता पार्टी के कई एमएलए अजीत पवार को हारते हुए देखना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे के एमएलए हारते हुए देखना चाहते हैं। तो अजीत पवार को सिर्फ शरद पवार से चुनौती नहीं है, उनको बीजेपी के विधायकों से भी है और एकनाथ शिंदे के विधायकों से भी लड़ना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे कमजोर कड़ी इस समय अजीत पवार है। अजीत पवार को पता नहीं अजीत पवार को पता है कि नहीं पता कि उनकी कड़ी बड़ी कमजोर है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि अब अभी लोकसभा चुनाव के लिहाज से जिस तरह की चर्चा हुई, तो हम लोग अजीत पवार कमजोर कड़ी मार रहे हैं। लेकिन मैं जो मतलब मेरी भी यही राय थी, लेकिन मैं जो बातचीत करके महाराष्ट्र के लोगों से और खास करके जो भाजपा के नेता हैं, वो एक दूसरी बात भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखिए, लोकसभा चुनाव अलग था, विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की अपनी एक ताकत है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस हो या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हो, वो अजीत पवार के खिलाफ कोई ऑल आउट कैंपेन टाइप नहीं चला रहे हैं। उनको लगता है कि ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति बनी तो हम बहाना बना लेंगे, कोई एक गुंजाइश बनी रहेगी। लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वो एक यूनाइटेड फोर्स के तौर पर दिखना चाहते हैं। इस चुनाव में देखिए, सबके अपने अपने हैं। जब अभी आप लोग कह रहे हैं सब अजीत पवार, उद्धव ठाकरे के कलेजे को ठंडक तो तब मिले जब वो भाजपा को हरा पाए। शरद पवार को ठंडक तब मिले जब वो अजीत पवार को हरा पाए। तो मुझे लगता है कि सबके अपने निशाने हैं, लेकिन जिस तरह का जो कहें कि एक सामंजस्य दिखता है, वो महायुति अभी भी वहां पावरफुल है। हो सकता है कि उन्हीं के, जिसको कहते हैं ना कि 9 के 9 विधायक, वो उन्हीं के जीत कर आ जाएं और अंत में फिर से वो समझ में आए कि नहीं, सब तीनों ठीक ही हैं। अच्छा, अगली खबर बढ़ रहे हैं हम लोग। अब जब ये सरकार बनी तो कांग्रेस ने कहा ये तो 2-2 बैसाखियों वाली सरकार है, केंद्र की सरकार एक उसमें बैसाखी है नीतीश कुमार की, दूसरी चंद्रबाबू नायडू की। अब नायडू साहब दिल्ली आए, दिल्ली में आकर 1 दर्जन मंत्रियों से मुलाकात की और उन्होंने अभी लंबी चौड़ी एक विश लिस्ट अपनी दी, जिसमें तेल रिफाइनरी मांगी उन्होंने, एक पेट्रोकेमिकल हब मांगा, एक मेट्रो प्रोजेक्ट मांगा, एक सिंचाई परियोजना मांगी, एक उन्होंने पोर्ट मांगा, बंदरगाह मांगी। बंदरगाह बहुत बड़ी चीज़ होती है, बंदरगाह भी मांग लिया उन्होंने। अब इसमें 2 मांग उनकी स्वीकार कर ली गई कि आपको हमें एक तेल रिफाइनरी और एक पेट्रोकेमिकल हब, ये तेलंगाना को मिलेगा, आंध्र प्रदेश को मिलेगा, माफ़ कीजिएगा, और ये वो मनवा करके चले गए। अब नीतीश जी को लगा भाई ये आए, ये तो इतनी दूर से आए, मनवा के ले गए, हम तो फिर भी नज़दीक से जाते हैं, तो अब वो भी गए, तो उन्होंने भी अपनी विश लिस्ट दी। अब मैं आपको नीतीश जी की विश लिस्ट बता रहा हूँ केंद्र सरकार के लिए।
वो चाह रहे हैं नए एयरपोर्ट बिहार के लिए, बहुत अच्छी डिमांड है, एक नहीं 9 एयरपोर्ट। वो चाह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स 2, वो चाह रहे हैं 2 रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स, और वो चाह रहे हैं 7 मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज। तो ये नीतीश कुमार जी की विश लिस्ट है। इसमें अगर आप वैसे देखें तो नायडू साहब की विश लिस्ट के सामने तो कम ही मालूम पड़ती है। कम है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें बड़ी बात हो, कोई किए जा सकते हैं। और मेडिकल कॉलेज की खासियत, मेडिकल कॉलेज की खासियत ये होती है कि वो बिना डॉक्टर के भी खोले जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज और इमारत बना दो, बाहर नाम लिख दो मेडिकल कॉलेज, अंदर है कि नहीं डॉक्टर, किसको क्या फर्क पड़ता है। यही हालत एयरपोर्ट्स की भी है, लेकिन एयरपोर्ट भारत सरकार की योजना में शामिल है, जो प्रधानमंत्री की योजना है उसमें शामिल है। तो नीतीश कुमार ने दिए है तो वो कोई अलग से है नहीं ना, वो तो सरकार ने पिछले दिनों में 70 एयरपोर्ट बनाए हैं, तो ये शामिल होगा। और मेडिकल कॉलेज भी भारत सरकार की योजना में शामिल है कि वो लगातार डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो यदि नायडू साहब के रेफरेंस में देखा जाए तो ये बहुत कम वो लिस्ट है, और ये ऐसे विन विन है कि भी देखो मैंने कहा और मान लिया, हाँ तुरंत मान लिया। तो वो एक अच्छी बात भी है कि आप इतना ही मांगे कि आपको मिल जाए। डिमांड तो बड़ी रखनी चाहिए ना, मतलब देखिए ये डिमांड छोटी नहीं है। कैसे? अभी कहानी कुर्सी की देखने वाले एक सज्जन है दरभंगा से, ये कई बार लिख चुके हैं, अभी उनका संदर्भ मुझे याद आ गया। बिहार जैसे राज्य में एक भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। आप सोचिए जरा, जिस बहुत अंतरराष्ट्रीय कहाँ है? गया में अभी मिल गया दर्जा वो पहले ही हो गया था। ऐसे मुझे लगा वहां तो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स नहीं, वो सारी फ्लाइट्स वहीं आती कुशीनगर की। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जब उत्तर प्रदेश से हम तुलना कर रहे हैं, करेक्ट, जब हम एक्सप्रेसवेज की उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहे हैं, जब हम जिसको हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की तुलना में, तो बिहार के लोग जो दुनिया के हर हिस्से में उनको क्या मिलता है? क्योंकि उनके नेता अपना मंत्रिमंडल, अपनी जेब, अपना खजाना, अपना कैसे सब ठीक हो, अपना भाई भतीजा, उसी में लगे रहते हैं। चंद्रबाबू नायडू से तो सबको सीखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं राजनीति इसी के लिए होती है ना, जिस राज्य के लिए आप आए, जिस राज्य से चुनकर आए, अगर उस राज्य के लिए विकास की परियोजनाएं आप नहीं ले पा रहे हैं तो फिर बड़ी मुश्किल है। और ये तो दोनों के लिए विन विन है। नरेंद्र मोदी यही तो चाहेंगे ना कि जब बिहार के चुनाव में जा रहे हो तो बताएं कि भैया जैसे हमने तुमको देखो रेल कोच कारखाना दे दिया था, बढ़िया वाला रेल कोच कारखाना दिया, बिहार में लगा, बरसों बाद कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा। वो जैसे गडकरी बताते हैं कि हमारे हाईवे सब दुरुस्त हैं, ये तो राज्य सरकार वाले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए विन विन है। जो कुछ भी डिमांड अभी तक नीतीश कुमार की दिख रही है बहुत अच्छा है, और मेरा भी ये मानना है कि बिहार को और अच्छे से कनेक्टिविटी जोड़ने की जरूरत है। सिर्फ हवाई अड्डा नहीं, सड़क अच्छी करो, ट्रेनें खूब ले लेते हैं, रेल मंत्री वहां से रहे तो खूब लेते रहे, लेकिन ट्रेनों की दशा नहीं सुधार पाई, क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, आपको वो भी ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि 2-4 और वंदे भारत मांगे और अमृत भारत ना वंदे भारत नहीं, इससे मुझे अच्छी खबर याद आ गई कल की। शायद ये भी इस इलेक्शन में खूब चलाया गया कि ये केवल वीआईपी ट्रेनों पर जोर है केंद्र सरकार का, केवल वंदे भारत और दूसरी तरीके की एसी कोचेज ऊपर जिसमें दिखाई देता है वो ऊपर कांच होता है, टॉप ग्लास वाला, अच्छा काम भी किया। 10,000 जनरल डब्बे बन रहे हैं अब देश में, और वो तेजी से बना करके। केवल आसान इसलिए है क्योंकि ये सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार का जो ड्रीम है, प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है ना, उसी से जुड़ी हुई ये योजनाएं हैं। वो तो सरकार चाहती है ये करना, उसी में आपने ये किया है, इसलिए थोड़ा सा आसान काम मुझे लगा। एक मिनट, रेलवे को लेकर मुझे लगता है कि कई अच्छे निर्णय भी लिए कि देखिए पहले रामविलास पासवान हुए, नीतीश कुमार हुए, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने, इन्होंने कई ट्रेनें ऐसी शुरू कर दी थी कि जरूरत नहीं थी, जो लॉस में चल रही थी, सवारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को देख के शुरू कर दी थी। तो कई ट्रेनें रेलवे ने बंद भी किए, लेकिन मुझे लगता है कि एयरपोर्ट बिहार को नहीं देना चाहिए, बिहार में एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता है कि मालूम पड़ा रात को पानी पड़ा और सुबह लैंडिंग के समय वो एयरपोर्ट ही मालूम पड़ा गायब हो गया। जब पुल तो बह रहा है, सुबह मालूम पड़ा एयरपोर्ट ही बह गया, ऐसा बना दिया कि लैंडिंग ही नहीं हो रही है। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा वहां पर कि भैया किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हो, लेकिन आप अपने हॉस्पिटल की हालत तो देखिए, वहां क्या हालत है, हॉस्पिटल की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है। पैसा बिहार सरकार को चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उसके ऊपर विकास की फोकस ज्यादा करना पड़ेगा कि प्रॉपर डेवलपमेंट वहां पर हो। बिहार को बहुत कुछ मिला, ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं मिला। अटल बिहारी सरकार के समय भी, नीतीश कुमार के समय बहुत दिया गया था, लेकिन बिहार के अंदर जिस तरीके से करप्शन है, मुझे लगता है कि विकास की परियोजना ऊपर चढ़ नहीं पाती है, यह देखना पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने अगर देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू की तुलना में कम डिमांड की है, हो सकता है बजट में उन्हें एक्स्ट्रा और अच्छा पैसा मिलने वाला है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए अच्छा पैकेज लेकर जाएंगे, अच्छी सुविधाएं लेकर
जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी भी राजधानी बनाना है और वो विजनरी आदमी है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने आईटी का हब बना दिया था अपने मुख्यमंत्री रहते आंध्र प्रदेश में हैदराबाद को, तो मुझे लग रहा है कि वो वापस आईटी पे फोकस करेंगे। 5 साल सत्ता में बाहर रहने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा कि वो सिर्फ आईटी पे फोकस करते रहे, किसान उनसे दूर हो गए थे। तो मुझे लगता है इस बार वो पूरा आंध्र प्रदेश बहुत अलग-अलग पे focus तरीके की करेंगे। डिमांड हाँ, उन्होंने रखी। इसलिए उन्होंने की है। सरवान, नायडू जी मनवा करके ले गए, तो अब नीतीश जी ने अपनी डिमांड रखी है सामने। और सौरभ, नायडू जी जो मनवा के ले गए, मैं ये भी बता दूं कि 60,000 करोड़ का प्रॉमिस कर दिया गया और कांग्रेस अब ये नहीं कैसी बार बार उनको ये नहीं कह सकती कि प्रधानमंत्री ने ये आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया है। 2014 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जिसने ये कहा था कि आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को ये देना ही है। तो अब कहीं ये तथ्य सामने रखना चाहता हूं मैं आपके सामने कि जो 60,000 करोड़ की जो डेवलपमेंट फंड की बात करी है उन्होंने, स्पेशल फंड की, उसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी और साथ में ऑयल के यूनिट्स खोले जाएंगे। तो 3 शहर तो उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस भी कर दिए हैं। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री से 5 दिन पहले मिले, 5 दिन पहले मैं आपके साथ डिबेट में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। 5 दिन के जाने के बाद में हरदीप पुरी के साथ में उनकी मीटिंग होती है और हरदीप पुरी के साथ में जाते ही 3 शहरों का बड़े अच्छे होमवर्क के साथ मतलब होते हैं काम हाँ, कर तो रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप सिर्फ ये मत सोचिए कि लिखित में कहीं डॉक्यूमेंटेशन में हो गया और 6 महीने का ग्रीनफील्ड को टेंडर भी दे दिया गया और बोल दिया गया कि 3 महीने में आप साइट्स बताइए, चाहे वो 3 साइट्स जो भी हों आंध्र प्रदेश में, वो पूरी होंगी। ठीक, शुरू कीजिए। पर इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे नहीं देखना चाहिए। कोई भी एक चीफ नहीं, जैसे आप लोगों ने कहा कि काम करना चाहिए। वे अपने राज्य के लिए तो मांग रहा है जो मांग रहा है। ठीक, मतलब इसको दबाव की राजनीति कहना बार बार